सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। तो उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की झील के ऊपर बनाए गए फ्लोटिंग हट्स को पर्यटन विभाग द्वारा ली रॉय होटल ग्रुप को पीपी मोड पे दिया गया है, जिसके बाद वहां की गंदगी भागीरथी गंगा यानी झील में डाले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। वहीं टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने एक कमेटी बनाकर जांच करवाई, जिसमें कई खामियां सामने आई हैं। उसके बाद प्रशासन ने होटल के किचन को 3 दिन के लिए बंद कर दिया था, लेकिन 3 दिन बाद फिर से ये किचन खोल दिया गया और फिर से गंदगी झील में डाली जाने लगी, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस होटल का रजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग से अभी तक नहीं हुआ और ये होटल पिछले 5 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। इतना ही नहीं, अग्निशमन विभाग से फायर की अनुमति भी नहीं ली गई थी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ज्योति डोभाल ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर रॉय होटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो व्यापार मंडल एक बड़ा आंदोलन करेगा, साथ ही खुद होटल जाकर तालाबंदी भी करेगा। आपको बता दें कि आस्था की प्रतीक भागीरथी गंगा टिहरी संगम में आकर बेलंगना नदी से मिलती है, जहां पर टिहरी बांध बनाया गया है। बगैर मानकों की ये होटल यहाँ पर चल रहा है, उसके बावजूद उसके बाद भी ये इसकी गुंडागर्दी देखो कि ये हम लोगों को यहाँ पर टिहरी में गंदा जल हम टिहरी वासियों को पिला रहा है, हमारी छाती के ऊपर जो है व्यापार कर रहा है बाहर से आकर और हमें जो है गंदा जल पिला रहा है। उसके बाद जो है जब इसकी शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता को भी ये धमकाने का काम और शिकायतकर्ता के खिलाफ जो है ये जो है एफआईआर दर्ज करने का काम करता है। तो ये नहीं चलेगा। हमने जो है आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और 1 हफ्ते का समय हम डीएम यहाँ प्रशासन को देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है तालाबंदी करने का कार्य करेंगे। जो ली रॉय फ्लोटिंग हट होटल है वह भारत सरकार द्वारा ही की योजना स्वदेश दर्शन के अंतर्गत ही निर्मित था। तो उसको ली रॉय को संचालन हेतु दिया गया था, उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया गया है और उसी के आधार पर उनको संचालन किया गया है। होटल के संबंध में जो प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई थी उस पर जनपद पे यहाँ से टीम बनाकर एक कार्रवाई भी की गई थी और उस कार्रवाई में अग्रतर कार्रवाई करने के लिए स्टेट को रेफर कर दिया गया है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूटीडीबी को बता दिया गया है और अब जो भी कार्रवाई होनी है उनके सर से अपेक्षित है। जैसे ही हमें कुछ निर्देश प्राप्त होंगे उस पर कार्रवाई कर ली जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अरविंद नोटियाल। अरविंद, ये जो होटल है रॉय ग्रुप का ये जो होटल है ये बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अरविंद जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही के दिनों में ऋषिकेश के जो वनांतरा रिजोर्ट जो था, जहां अंकिता एपिसोड जो हुआ था, इसी तरह का जो वनांतरा रिजोर्ट है, इसी के तहत जो ये टिहरी झील के ऊपर फ्लोटिंग हट चलाई जा रही है। जैसे वनांतरा रिजोर्ट था उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था, फायर की सुविधा नहीं थी, इसी तरह इस होटल में भी ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना फायर विभाग का कोई अनुमति है, ना ही प्रदूषण विभाग से कोई इसके ऊपर अनुमति ली गई है। साथ ही आपको बता दूं कि जो टिहरी झील के ऊपर जो बना फ्लोटिंग हट है, इसका नक्शा भी पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि शासन प्रशासन ने जब जांच की थी तो जांच में भी ये पुष्टि पाई गई कि यहाँ पर कई अनियमितताएं हैं। सीवर का पानी है जो झील में डाला जा रहा है, किचन का जो पानी है ऊपर बाहर निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आस्था का प्रतीक भागीरथी गंगा है अरविंद, जब कुछ समय पहले ये वीडियो वायरल हो रहा था कि इसका जो सारा कचरा है वो झील में डाला जा रहा है और उसके बाद में जिला जो अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए इसका किचन भी बंद करवाया था, लेकिन 3 दिन के बाद में वापस इस किचन को खोल दिया जाता है। तो फिर से ये एक बड़ी लापरवाही है, जब सब कुछ जानकारी साफ थी, साफ तौर पर सब कुछ समझ में आ रहा था और उसके बाद में भी इस चीज को खोल दिया गया। जी, क्योंकि जिस तरह से जांच टीम मौके पर गई, डीएम ने जांच कमेटी बनाई, उस जांच टीम ने भी कई खामियां पाई है। जैसे गंदगी थी, मतलब जितनी भी यहाँ पर जांच में है वो सब लापरवाही पाई गई। उसको लेकर उन्होंने रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी और जिला प्रशासन ने रिपोर्ट को शासन उत्तराखंड सरकार को भेज दिया है। अब जिलाधिकारी का कहना है कि शासन
शासन स्तर पर ही इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दूं कि आश्चर्य की बात है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो एनजीटी है, अगर छोटे कोई होटल मालिक हैं, अगर वो किसी तरह से गंदगी करते हैं तो उनका वो तुरंत चालान कर देते हैं। लेकिन टिहरी झील के ऊपर जो फ्लोटिंग हट्स है, खुलेआम भागीरथी गंगा जो धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उस पर खुलेआम सीवर मलमूत्र का पानी डाल रहे हैं, उसके खिलाफ आज तक एनजीटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन ये सभी लोगों का ये कहना है कि आखिर इस पर एनजीटी के अधिकारी क्यों सोए हुए हैं। जी ठीक है अरविंद, अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के तत्कालीन सलाहकार केएस पवार से जुड़ी कंपनी के खिलाफ सीबीसीआई डी की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी और साथ ही पुलिस भी अपनी जांच में जुट गई है। आरोप है कि कंपनी के लोगों को ये वोटर आईडी के जरिए अपने फर्जी खाते खुलवाती थी। ये वोटर कार्ड वे इंटरनेट के जरिए कई साइटों से डाउनलोड करते थे और इसी तरह की कंपनी पर करीब 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। सोशल म्यूजिकल बेनिफिट्स निधि लिमिटेड नामक इस कंपनी के खिलाफ शिकायत के बाद एसटीएफ ने शुरुआती जांच की थी। उसमें कुछ तथ्य सामने आने के बाद विस्तृत जांच आर्थिक अपराध शाखा से करवाई जा रही है। बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाने वाले केएस पवार की पत्नी इस कंपनी की निर्देशक रह चुकी। कंपनी के खिलाफ करीब 50,000 लोगों के फर्जी आईडी और एफडी खाते खुलवाने का आरोप है। यह भी आरोप है कि इन खातों के जरिए करीब 200 करोड़ का काला धन वैध किया गया, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी कंपनी के खिलाफ जांच नहीं की गई। केएस पवार की पत्नी 2017 से 2020 तक कंपनी की निदेशक रही। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इसी के दौरान बताए जा रहे हैं कि इस मामले में डीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि कंपनी के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। उनमें मनी लॉन्ड्रिंग सहित कुछ अन्य शिकायतें भी सरकार के निर्देश पर आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंपी है। जांच के बाद ही आरोप और कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जांच के नतीजे के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनी कुछ है, कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो उस पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी एसटीएफ की तरफ से। उसमें ये पाया गया कि इस पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि कुछ आने का बात आ रही थी। उस पे फिर विस्तृत जांच के लिए ईओडब्ल्यू को भेजा गया है शासन के द्वारा हमारी रिकमेंडेशंस पे। प्रारंभिक चीजें क्या अभी वो जांच होगी ईओडब्ल्यू में, उसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं के लायक रहेंगे। देखिए, मेरे सलाहकार उस कंपनी के डायरेक्टर हैं ही नहीं। 2010 से वो उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, जैसा उन्होंने मुझे बताया है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है तो सरकार ने इस पर जांच बिठाई है, उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। और उत्तराखंड में धामी सरकार पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को बदलेगी और उनकी जगह आर्थिक क्षमता वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में ऐसे 436 पुराने पुल चिन्हित कर लिए हैं। इनमें से अधिकांश पर्वतीय जिलों में हैं। इनमें सबसे अधिक 207 पुल स्टेट हाईवे पर हैं। राज्य मार्ग पर बने ये पुल या तो पुराने या फिर जर्जर हो चुके हैं या फिर वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते उनका ओवरलोड सहने के योग्य नहीं है। लोड फैक्टर मान लिया कि अगर पहले जो डिज़ाइन हुआ करती थी वो अगर कहा जाए कि 10 टन के लिए या 18 टन के लिए होती थी, अब कई बार ऐसा ये देखने में आया कि 40-40 टन की भी टन की जो होती हैं परिवहन लोड उसमें ले जा कैपेसिटी की ट्रकें होती हैं जो उसमें कार्रवाई करती हैं, तो उससे यातायात में अव्यवस्था होती है, क्योंकि अगर पता नहीं होने पे तो उसमें फिर रोका जाता है। तो इस तरह से फेज्ड मैनर में हम उसकी भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी यूके पेपर लीक मामले की जांच को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। उपनेता भुवन कापड़ी ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसटीएफ की जांच सही नहीं है। यही वजह है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उसकी जमानत हो रही, क्योंकि साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं। उपनेता ने आगे ये भी कहा कि अगर एसटीएफ पर इतना ही भरोसा था तो यूके के अधिकारियों की जांच सरकार विजिलेंस से क्यों नहीं करा रही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एसटीएफ सरकार की कठपुतली के तौर पर काम कर रही। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने से सरकार क्यों पीछे हट रही है।
सरकार ने यूके ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं युवाओं का अहित सरकार करते हुए दिख रही है। नंबर एक तो जो युवा पहले उन फॉर्म को भर चुके थे, अब दोबारा उस फॉर्म को भरवा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल गई है। आपने जो पहले ट्रांसफर कर रखे हैं उन्हीं आवेदनों को मानकर सबको मौका देना चाहिए था, नहीं तो जितना समय इसमें विलंब हुआ है उतनी समय सीमा आयु में छूट देनी चाहिए थी। दूसरी बात, यूके ट्रिपल एससी से जो एग्जाम कराया जाता है, उस एग्जाम में जो समूह गौ की भर्ती है, उत्तराखंड का स्थायी निवास अनिवार्य है, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को ही उस रोजगार में भागीदारी करने का मौका मिले। लेकिन जब लोक सेवा आयोग को यह ट्रांसफर करा गया, उन्होंने समूह गौ की भर्ती में 2 शर्तें रखी, या तो वो व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो, या उसने कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा उत्तराखंड से पास करी हो। तो हमारा उत्तराखंड 12th तक की परीक्षा के लिए, 12th तक की पढ़ाई के लिए पूरे देश में अग्रणी भूमिका में है। तो यहां तो पूरे देश के लोग 10th और 12th करते हैं, तो उसमें आप लोक सेवा आयोग में के नियम में 10th + 12th जो यहां से किया है उसको भी शामिल करना, यहां भी उत्तराखंड के युवाओं के अधिकारों को मारा जा रहा है। उसमें सीधे ये होना चाहिए कि जो समूह गौ की भर्ती है उसमें जो है उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य हो, यहां से पढ़ाई 10th और 12th करी हो, उस को हटाया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार ने जो यूके ट्रिपल एससी में भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में जो लोग निकले हैं, जो मेहनत से निकले हैं, उनको भी न्याय नहीं दे पा रही है। जो युवा मेहनत से निकला है उसको भी न्याय नहीं दे पा रही है। तो इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। ओकाई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ओए लकी ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और जीतो निश्चित इनाम। कार, लैपटॉप, LED टीवी, स्मार्टफोन, माइक्रोवेव, सिल्वर कॉइन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर सिर्फ 89,999 में। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव आज से राज्य के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी के कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र यादव आज अल्मोड़ा जाएंगे, जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। देवेंद्र यादव आज 6 दिवसीय दौरे पर हैं, ऐसे में कई सारी वो बैठक भी करने वाले हैं। क्या कुछ उनका इस पूरे इसका उद्देश्य है?
फिलहाल ज्योत्सना हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में 3 सराफा व्यापारियों से 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से मांगी गई थी। रंगदारी को जल्द बैंक खातों में जमा न कराने पर व्यापारियों को जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में कार्रवाई की मांग के लिए सभी व्यापारियों ने कोतवाली में एसएसआई से मिले। बाद में उन्होंने एसपी चंद्रमोहन सिंह को इस बारे में बताते हुए व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई। सभी व्यापारी उधम सिंह नगर के काशीपुर के हैं। श्री गुरु ज्वेलर्स के मालिक पुरुषोत्तम के 50 लाख, आनंद ज्वेलर्स के मालिक विवेक वर्मा से 30 लाख और अशोक ज्वेलर्स के मालिक गौरव अग्रवाल से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। कॉल करने वाला लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग का सदस्य बता रहा था। मैं अपनी शॉप पर बैठा था, वहाँ मुझे कनाडा के नंबर से फ़ोन आता है कि मैं गोल्डी बरार बोल रहा हूँ, तू गुरु ज्वेलर्स से बोल रहा है ना। मैंने कहा हाँ। कह रहा तू 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को शूट कर देंगे। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने 4-5 बार और फ़ोन करा, जो मैंने उठाया नहीं, और इसका संज्ञान मैंने कोतवाल साहब को भी आके दिया। 3 व्यापारियों को अभी धमकी की सूचना मिली है और ये लोग मुझसे भी अभी मिलकर गए हैं, तो इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है थाना कोतवाली काशीपुर से। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है, एक ही नंबर से 3 अलग अलग व्यक्तियों को कॉल आई है, तो इसके बारे में हम जांच करेंगे और इस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रहे रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा अब स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए उठाने का ऐलान किया है। रावत ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने पहल की थी। रिस्पना के साथ कोसी नदी को भी अपने प्रोजेक्ट में लिया था। तब नदी के उद्गम स्थल से लेकर 23 किलोमीटर तक वृक्षारोपण किए गए थे। उनमें से बहुत से पौधे अब तक काफी विकसित भी हो चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण पर पूर्व सीएम ने कहा कि वर्तमान पर्यावरण स्थिति में हमें नदियों को बचाना बहुत जरूरी है। उनके पुनर्जीवन के लिए सभी के सहयोग की ही कार्य संभव है। एक सामाजिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है, और 2009 में भी हम लोगों ने रिस्पना टू ऋषिपर्णा एक मिशन चलाया था, जिसके अंतर्गत रिस्पना की स्वच्छता का अभियान था। उसको पुनः देवभूमि संस्थान इस अभियान को पुनः प्रारंभ करने जा रही है। तमाम जो पर्यावरणीय जो संकट खड़ा हो रहा है, रिस्पना नदी जिसमें कभी 12 महीने पानी बहता था, आज वो नाले के रूप में है। तो उसके लिए हम लोग 4 तारीख देवोत्थान एकादशी के दिन रिस्पना के उद्गम स्थल पर हम उसका संकल्प लेंगे और फिर उसमें तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका सहयोग लेकर के, स्थानीय लोगों के सहयोग से इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि विकास संस्थान विशेष रूप से जन जागरूकता का काम करेगी। उसके तमाम टोलियाँ, जो 23 किलोमीटर का इसका लंबी रिस्पना नदी है, उस पर तमाम टोलियाँ बना करके और रिस्पना की स्वच्छता के लिए, वृक्षारोपण की दृष्टि से और निर्मलता की दृष्टि से काम करेंगे। केदारनाथ धाम से 10 किलोमीटर दूर महापंथ के पास फंसे पर्यटक के शव को 26वें दिन रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद बुधवार को तीसरे रेस्क्यू अभियान के तहत डीडीआरएफ और एसडीआरएफ को सफलता मिली। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर महापंथ से के निकट फंसे पश्चिम बंगाल के पर्यटक के शव को एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने आखिरकार 26वें दिन रेस्क्यू कर लिया। बुधवार सुबह तीसरी बार हुए रेस्क्यू में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से शव को महापंथ से निकाला गया। शव को लेकर चारधाम हेलीपैड तक लाया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। बता दें कि गत 9 अक्टूबर 2022 को जिला आपदा परिचालन केंद्र को रांसी मणना केदारनाथ पैडल ट्रैक से केदारनाथ जा रहे 2 ट्रैकर केदारनाथ धाम से 6 किलोमीटर ऊपर महापंथ ग्लेशियर में फंसने की सूचना मिली थी।
खराब मौसम के चलते एक ट्रैकर की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे की तबीयत खराब होने के चलते उसे केदारनाथ धाम स्थित विवेकानंद चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। और हालांकि मृतक के शव को निकालने के लिए आपदा राहत टीमों ने सघन अभियान चलाया, लेकिन खराब मौसम के कारण सफलता नहीं मिली थी। डीएम मयूर दीक्षित के विशेष प्रयास से वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू कार्य में लगाया गया, जिसके चलते शव को रेस्क्यू किया गया, जिसे 4 धाम हेलीपैड लाया गया था, जहां से पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। डीएम ने सफल रेस्क्यू अभियान के लिए आपदा प्रबंधन टीम की सराहना भी की। के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो ट्रैकर्स थे वो केदारनाथ के पीछे की तरफ रांची से ट्रैक करते हुए जो आए थे वहाँ पे फंस गए थे। तो उसमें रेस्क्यू करके हमने एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया था, परंतु दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी और कई हमने अटेम्प्ट्स किए थे, परंतु मौसम खराब होने की वजह से हम ट्रैकर के शव को नहीं ला पा रहे थे। परंतु आज वायुसेना के 2 चॉपर्स की मदद से ट्रैकर के शव को बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की। और उत्तराखंड में कल लखपति दीदी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम धामी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इस बात की जानकारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से काम करती हैं, उनके उत्पादों को मार्केट में उपलब्ध कराना और उनके रोजगार को प्रमोट करना होगा, ताकि महिलाएं भी आर्थिक रूप से बढ़ सके आगे। उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह का काम करने वाली 26,000 महिलाएं का लाभ मिला है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि 2025 तक 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। राज्य में प्राकृतिक खेती को लेकर आज पहला राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें राज्य के पहाड़ी इलाकों के किसान खास तौर पर बुलाए जा रहे हैं। सम्मेलन में विशेषज्ञ भी शरीक होंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य भी शिरकत करेंगे और इस मौके पर सभी को प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में अहम जानकारी देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दे रहे हैं और हमारे यहाँ तो सौभाग्य से 89% जो है प्राकृतिक खेती है। और हमने इसके लिए मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी। इसके लिए हम एक प्राकृतिक खेती के लिए अलग प्राकृतिक खेती बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं। और प्राकृतिक खेती में जो गुजरात के गवर्नर हैं देवव्रत जी, जो क्षेत्र में बहुत अग्रणी काम कर रहे हैं, 3 तारीख को एक संगोष्ठी हमने यहाँ पर रखी है, जिसमें 3000 से अधिक प्रदेश के किसान उसमें प्रतिभाग करेंगे। आदरणीय देवव्रत जी महामहिम राज्यपाल गुजरात का मार्गदर्शन उसमें मिलेगा, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल का मार्गदर्शन उसमें मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन उसमें मिलेगा। और उस गोष्ठी के माध्यम से जो सुझाव किसानों के माध्यम से आएंगे, हम उनको समायोजित कर इस क्षेत्र में लागू करेंगे और जो हमारा जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, उसमें एक बड़ा सार्थक कदम होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। ये जो प्राकृतिक खेती को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, ऐसे में इसके मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, साथ ही इस कार्यक्रम को किस तरीके से आयोजित किया जा रहा है? देखिए, आज ये पहला कार्यक्रम है जिसमें प्राकृतिक खेती को लेकर मंथन होगा। और आप जानती हैं कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है वहां पर प्राकृतिक खेती होती है और इस समय कोविड के बाद खास तौर पर पूरी दुनिया में मिलेट्स को लेकर, यानी जो मोटा अनाज है उसे लेकर एक नई ड्राइव शुरू हो गई है। ये माना गया है कि मोटा अनाज हर जगह हो सकता है। मोटा अनाज सबसे ज्यादा पौष्टिक है। कैल्शियम की बात करें या आयरन की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, मोटा अनाज में बहुत ज्यादा है। चलसी आपने सुना होगा कि पहले गांव में ही चाहे ज्वार बाजरा की बात करें, रागी की बात करें, ये खाई जाती थी। लेकिन अब लोग जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो गेहूं के बजाय ज्वार बाजरा रागी की रोटियां खा रहे हैं या फिर मक्की की रोटियां खा रहे हैं। तो इस तरीके से जो चेंज आया है उसे देखते हुए उत्तराखंड को प्राकृतिक अनाज के लिए बहुत ही फेवरेबल माना गया है। यहाँ पर ऑर्गेनिक उत्पादन पहाड़ी एरिया में 100% होता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर और प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि हमें प्राकृतिक उत्पादन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इजीली उस धरती में भी हो जाता है नंबर 1,
नंबर 2, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि कोविड के बाद मोटे अनाज को एक मार्केट भी मिल गया है। तो इसी के तहत आज ये पहला सम्मेलन है जिसमें खास तौर पर गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य को बुलाया गया है और इन्हें प्राकृतिक खेती का विशेषज्ञ माना जाता है। तो वो अपने अनुभव आज यहाँ के उत्तराखंड के किसानों से साझा करेंगे और हमारी जानकारी के मुताबिक 2 से 3 हजार पहाड़ के किसानों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। साथ ही इस सम्मेलन में बताया जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार की कौन सी ऐसी प्रोत्साहन वाली योजनाएं हैं जिसके तहत वो अपनी खेती कर सकते हैं और अगर उनके उत्पाद होते हैं तो किस तरीके से उनको राज्य सरकार मार्केट उपलब्ध करवाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पहाड़ों में यही होती है कि उत्पादन तो हो जाता है लेकिन वाजिब दाम और सही मार्केट नहीं मिल पाता है। तो ये सब विषय आज किसानों के सामने रखे जाएंगे और कह सकते हैं कि एक नई पहल है ये, खास तौर पर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए। ठीक है ज्योत्सना, आपका शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।